मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। नील बोर और आइंस्टीन आपस में फ्रेंड्स थे। क्या थे? आपस में फ्रेंड्स थे। इनके स्टूडेंट थे डी ब्रॉगली। हाइजेनबर्ग। कौन थे? हाइजेनबर्ग। और श्रोडिंगर भी देखा जाए तो श्रोडिंगर भी इनके जूनियर ही थे। श्रोडिंगर कौन था? जूनियर था, सीनियर नहीं था, जूनियर था। इनकी जो जो ऊपर इन दोनों की थ्योरी थी वो इस मॉडल को नहीं मानते थे, मतलब क्वांटम मॉडल को नहीं मानते थे। वो क्लासिकल के हिसाब से चलना चाहते थे, जहाँ पे वो कहते थे स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ भी नहीं हो सकता। स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ भी नहीं हो सकता। आइंस्टीन खासकर इस बात पर तुला रहता था कि भैया स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रेवल कुछ नहीं कर सकता। बल्कि हाइजेनबर्ग ने हमको ये बताया कि क्वांटम पार्टिकल ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं जिनकी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है विदाउट टाइम लैग। नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 9 और आज हम पढ़ेंगे इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और 4 क्वांटम नंबर और उनके यूजेस। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पिछली क्लास में हम जो पढ़ा चुके थे उसमें आपका बोर एटॉमिक मॉडल हो चुका था, रेडियस, वेलोसिटी और सब कुछ एनर्जी के डेरिवेशंस करवा चुके थे, फॉर्मूले आपको बता चुके थे, 2-3 न्यूमेरिकल भी करवा चुका हूँ इसके, है ना। और आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और शायद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पिछले क्लास में शुरुआत करवा दी थी। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं और अपनी हेडिंग डालते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। देखिए, इस मॉडल को देने के लिए कई सारे साइंटिस्ट का योगदान है, जिसमें सबसे पहले साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है श्रोडिंगर। क्या नाम है? श्रोडिंगर। ठीक है। हाँ, इसका नाम बीच में किसी का कॉल आ गया था बेटा, है ना। श्रोडिंगर। अच्छा, श्रोडिंगर के बाद सबसे बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने अपना योगदान दिया था हाइजेनबर्ग। और इसके बाद आप डी ब्रॉगली का नाम लिख सकते हो। डी ब्रॉगली ने भी काफ़ी कुछ अपने योगदान इसमें दिए। इसमें आप मैक्स बोर के बारे में भी लिख सकते हो। मैक्स बोर ने भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें करी हैं। क्या करी हैं आपको बताते हैं। और किसी का नाम लिख सकते हो। वैसे नील बोर का अगर आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नील बोर का भी इसमें जॉइंट खाता रहा है। नील बोर ने ही आपका फर्स्ट क्वांटम नंबर उन्हीं के नाम पे आता है। फर्स्ट क्वांटम नंबर इन्हीं ने दिया था। देखिए, मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। नील बोर और आइंस्टीन आपस में फ्रेंड्स थे। क्या थे? आपस में फ्रेंड्स थे। इनके स्टूडेंट थे डी ब्रॉगली। हाइजेनबर्ग कौन थे? हाइजेनबर्ग। और श्रोडिंगर भी देखा जाए तो श्रोडिंगर भी इनके जूनियर ही थे। श्रोडिंगर कौन था? जूनियर था, सीनियर नहीं था, जूनियर था। इनकी जो जो ऊपर इन दोनों की थ्योरी थी वो इस मॉडल को नहीं मानते थे, मतलब क्वांटम मॉडल को नहीं मानते थे। वो क्लासिकल के हिसाब से चलना चाहते थे, जहाँ पे वो कहते थे स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ भी नहीं हो सकता। आइंस्टीन खासकर इस बात पर तुला रहता था कि भैया स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रेवल कुछ नहीं कर सकता। बल्कि हाइजेनबर्ग ने हमको ये बताया कि क्वांटम पार्टिकल ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं जिनकी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है विदाउट टाइम लैग। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट में भी टाइम लैग तो होता है, जो कि सारी थ्योरी को ही गड़बड़ करता है। आइंस्टीन की थ्योरी अगर देखी जाए तो उसके हिसाब से अगर यहाँ लाइव मैच चल रहा है या फिर ऑस्ट्रेलिया में लाइव मैच चल रहा है तो वहां से यहाँ पहली बॉल फेंके जाने में वो टाइम का गैप होगा। आपको लगता है कि आप कॉल तुरंत मिला रहे हो, लेकिन वो टाइम का गैप उस समय होता है, भले वो छोटा होता है ना। ये चीज होती है। आइंस्टीन इस बात को मानता है कि भाई टाइम लैग होता है, लेकिन
हाइजेनबर्ग ये कहते हैं क्वांटम पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से ट्रेवल करने में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। इसी को हम 4 क्वांटम नंबर में सीखेंगे। 4 क्वांटम नंबर में हम इसी को सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, श्रोडिंगर ने, ये तो भैया इसने किसने बताया, क्वांटम पार्टिकल के, इसने तो टाइम लैग नहीं होता है, टाइम लैग नहीं होता, इसने ये बताया। श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी जिसमें उसने एटम की इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी, इसमें एटम की इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी। डी ब्रॉगली ने मैटर की वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल दिया था, आपको बताया ही मैंने। और मैक्स बोर ने, आगे चल के आपको मैं बताऊंगा, साई और साई स्क्वायर की वैल्यू को डिफाइन किया। साई और साई स्क्वायर की वैल्यूज को डिफाइन किया था मैक्स बोर ने। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रोडिंगर की इक्वेशन की। हेलो, जिस चैप्टर को हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं उसके अंदर ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है आपके सामने, श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन देखिए क्या होती है। शायद पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि भाई डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, तो इसको कह देना डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोल देना? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन। अगर मैं यहां पे डी की जगह डेल कर दूं, डेल ऐसे लिखते हैं, डेल ऐसे लिखते हैं बेटा, डेल ऐसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर, इसको बोलेंगे पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसको आप लोग समझोगे अपनी बैचलर्स में, बीएससी एमएससी करने के दौरान, या फिर बीटेक वीटेक जब आप लोग करोगे जाके, तो वहां पे आप लोग पहले साल में इसके बारे में सीखोगे कि पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर मैं श्रोडिंगर की इक्वेशन लिखूं तो वो असल में क्या थी, देखो जरा। श्रोडिंगर की इक्वेशन थी डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई। ये साई क्या होता है भी आपको बताते हैं। डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन में एच, सामने है आपका 0। इसमें एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। डेल का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूं। साई का मतलब है वेव फंक्शन। साई का मतलब है वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन ये एक मैथमेटिकल टूल है। हेलो, मैथमेटिकल टूल है जो हमको इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन की, जो हमको इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन की। अभी इसको मैं बताता हूं और अच्छे डिफाइन करूंगा इसको। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है? टोटल एनर्जी। ई क्या है? टोटल एनर्जी। वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। देखो, इस चैप्टर में हमने वी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। वी को हमने कहीं पे वेलोसिटी भी बोला है। वी को हमने पिछले डी ब्रोगली वाले जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें उसको पोटेंशियल बोला था, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। एच का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, एच है अपना प्लैंक कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ये इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। एनसीईआरटी में इसी का छोटा वर्जन दिया हुआ है, छोटा वर्जन दिया हुआ है, और कहा हुआ है वहां पे कि इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि वो छोटा टर्म क्या है। उन्होंने लिखा है एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। एच क्या है? इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ई को बोलते हैं टोटल एनर्जी। और साई का मतलब आपको मैं समझा दिया हूं, वेव फंक्शन होता है, मैथमेटिकल टूल है जो हमको इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देगा। किसकी इंफॉर्मेशन देगा? इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देगा। हैमिल्टन ऑपरेटर क्या होता है? देखिए, अगर मैं लिख दूं ए डिवाइडेड बाई बी, तो यहां पे जो भी आंसर, मान लो सी आंसर आ गया, तो ये हमारा जो डिवाइड है, इसको मैं कहूंगा ऑपरेटर। इसको मैं कहूंगा ऑपरेटर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि डिवीजन
A/B इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी। अच्छा, बात ये आती है कि सर इधर साई और इधर साई आप काट क्यों नहीं रहे हो? सामने साई तो दिख रहा है, काट दो इन दोनों को। नहीं बेटा, नहीं कटेगा, क्योंकि एक के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई है। मतलब क्या, देखता दिखाता हूं। मान लो यहां पे मैंने लिख दिया डिवीजन 4/2 और यहां पे मैंने लिख दिया एनर्जी 4/2। तो क्या इस 4/2 और इस 4/2 को काट दोगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। इस 4/2 के ऊपर जब तक आप डिवाइड की वैल्यू नहीं लगाओगे, जब तक ये 2 नहीं आ जाएगा, तब तक आप इसको नहीं काट पाओगे। इस वजह से इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लगने से इस साई को हम काटते नहीं है, और इसको भी हम क्या कहते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको भी हम क्या कहते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन। ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। आइए अब इसको समझाते हैं आपको। ये साई क्या है, ये साई क्या है? देखिए देखिए, साई की कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस नहीं है। ये बस हमको इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता है, और हमको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। ऐसे ही साई स्क्वायर की भी वैल्यू होती है। हेलो, ऐसे ही साई स्क्वायर की भी वैल्यू होती है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका सिग्निफिकेंस होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, भी बता रहा हूं क्या मतलब है इसका। फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, ये हमको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करने में मदद करता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की इंफॉर्मेशन देने में मदद करता है। कैसे करता है आओ दिखाते हैं, कैसे करता है आओ दिखाते हैं। मान लो ये आपका बीच में न्यूक्लियस है, इसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे। दूर जाने पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, दूर जाने पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं एक छोटा सा एरिया यहां ले लूं, इतना छोटा सा एरिया ले लिया, मैंने कहा यहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताओ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। और एक एरिया मैंने यहां ले लिया, उतना ही बड़ा एरिया ले लिया मैंने, सेम एरिया, और मैंने कहा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताओ। असल में मैं तुमसे पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं, यहां पे मैं तुमसे साई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा हूं, और यहां पे मैं तुमसे साई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा हूं। साई स्क्वायर की वैल्यू बताएं, ज्यादा कहां होगी? यहां ज्यादा होगी। साई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू जहां ज्यादा आती है, वहां पे मैं कहूंगा कि वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहने की संभावना है, वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहने की संभावना है। तो ये है हमारा साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है। साई के बारे में क्या हो गया, मैं आपको बता दिया। अच्छा, इसके डीप में हमको जानने की कोई जरूरत नहीं, आपके कोर्स में इतना ही काफी है। ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक पिक्चर नहीं है, ये कोई पिक्टोरियल फॉर्मेशन नहीं है। हेलो, ये कोई पिक्टोरियल फॉर्मेशन नहीं है, बस ऐसे ही इतना जाना गया है कि एटम होगा और उसके आसपास एक, वो जादू नहीं करते जैसे शक्तिमान करता था, जू करके जूम, है ना, तो वो जो गोला बनाता था वो एक तरीके का एटम क्रिएट करता था। क्या क्रिएट करता था? एटम। और उसमें अंदर डेंसिटी ज्यादा होती है और बाहर डेंसिटी कम, अंदर डेंसिटी ज्यादा और बाहर डेंसिटी कम। तो ये था आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब इन कैलकुलेशंस में से, इन कैलकुलेशंस को किया गया और इन कैलकुलेशंस में से निकाले गए 4 क्वांटम नंबर्स, जो इस क्लास की जान है, जो इस क्लास की जान है। क्लासिकल तो बर्बाद हो गई थी, जो आइंस्टीन और उन्होंने दी थी वो नहीं चलती, अब हम क्वांटम ही पढ़ते हैं। क्लासिकल के तो तीनों मॉडल फेल हो चुके थे,
तो अब आप इतना नोट कर लो और हम आपको पढ़ाते हैं क्वांटम नंबर्स। जो 4 क्वांटम नंबर्स, उनकी पूरी कहानी आज हम यहाँ पे देखेंगे। उनकी पूरी कहानी आज हम यहाँ पे देखेंगे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। युद्ध रणभूमि से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। कंस मामा, कंस मामा नहीं, शकुनी मामा, हम भूल जाते हैं, ठीक है। तुम ही से मिलके 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए हैं? पिछले साइंटिस्ट जितने भी लिखे हैं ना, उन सबकी मेहनत है, उन सबकी मेहनत है इसमें 4 क्वांटम नंबर में। और 4 क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता देंगे पूरा पूरा। क्या बता देंगे? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता देंगे पूरा पूरा। जैसे अगर मैं अपना एड्रेस आपको बताऊं, तो मैं रहता हूं, मेरा फ्लैट है, उसका एक एड्रेस आपको बताता हूं। हम बताते हैं, एक सिटी है, इसका नाम है ओमेक्स सिटी। क्या है? ओमेक्स सिटी। यहाँ पे एक टावर है, इस टावर में 6th फ्लोर पर हमारा फ्लैट नंबर है। क्या नाम है? फ्लैट नंबर है 11। फ्लैट नंबर है 11। और ये ओमेक्स सिटी जिस शहर में है, उस शहर का नाम है लखनऊ। और लखनऊ कहाँ है? यूपी में। यूपी कहाँ है? इंडिया में। तो इतना डीप क्या ही जाना, लखनऊ काफ़ी है ना, यूपी और लखनऊ, ठीक है। तो वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को भी पता कर लेंगे कि वो कौन सी शेल में, कौन सी सब शेल में, कौन से ऑर्बिटल में क्या ओरिएंटेशन है, उसका सब कुछ पता कर लेंगे। हम छोटे थे, फिर देखो 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 हम लंबे हो गए हैं, है ना। अच्छा ठीक है, 4 क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिखाते हैं इसको स्मॉल n से। दूसरा है आपका एजीमूथल क्वांटम नंबर। एजीमूथल क्वांटम नंबर, इसको n से दिखाते हैं। इसको आर्बिटरी और सब्सिडरी भी बोलते हैं, उन सबको छोड़ो, यही नंबर, यही नाम होता है इनका, ठीक है। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको m से भी दिखाते हैं, सॉरी इसको l से दिखाते हैं बेटा, सॉरी l से दिखाते हैं एजीमुथल को, ठीक है। इसको m से भी दिखाते हैं और ml से भी दिखाते हैं। चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको ms से भी दिखाते हैं, इसको ms से दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। आओ, तो पहला क्वांटम नंबर पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो, बोर के एटॉमिक मॉडल में पहली बार ये चीज़ बोली गई थी और वहाँ से ये चीज़ लगी रह गई, ये छूट नहीं पाई कि शेल होती है। क्या होती है? शेल होती है। और शेल का नाम क्या दिया था उसने? KLMN शेल दिया था, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको शेल का नंबर बताती है, नंबर ऑफ शेल के बारे में बताती है, नंबर ऑफ शेल के बारे में बताती है। अगर शेल 1 है तो इसको K बोलेंगे, शेल 2 है तो इसको L बोलेंगे, शेल 3 है तो इसको M बोलेंगे, शेल 4 है तो इसको KLMN बोलेंगे। और आपको शायद याद हो तो मैंने अभी अभी कहा था कि पहला क्वांटम नंबर नील बोर ने दिया था। पहला क्वांटम नंबर नील बोर ने दिया था। और इसी ने एक फॉर्मूला दिया था कि भाई अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पता करने हो, टोटल इलेक्ट्रॉन पता करने हो शेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन इन शेल पता करने हो, तो हम क्या लिखते हैं? 2n²। क्या लिखते हैं? 2n²। अच्छा, अब इसके बाद आएगा दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या आएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। मतलब अभी एक को इसको सम अप कर देंगे, एक जगह कर देंगे, ठीक है। इसको L से दिखाते हैं। L की वैल्यू आपकी 0 से लेकर n-1 तक एग्जिस्ट करेगी। अगर n की वैल्यू आपकी 0 है तो L भी
सॉरी n की वैल्यू अगर 1 है तो ये l आपका 0 हो सकता है। n की वैल्यू अगर आपकी 2 है तो ये 1 और 0 हो सकता है। अगर 3 है तो ये 2 1 और 0 हो सकता है। अगर 4 है तो 3 2 1 और 0 हो सकता है। आपको मैं बता दूं, अगर l 0 है, हेलो, l अगर 0 है तो इसको बोला जाता है s सबशेल। क्या बोला जाता है? s सबशेल। अगर इसका नंबर 1 है तो इसको बोला जाता है p सबशेल। क्या बोला जाता है? p सबशेल। मतलब भैया वही है कि ओमेक सिटी है, ओमेक सिटी के अंदर हमारी ओमेक सिटी हमारी शेल हो गई, और शेल के अंदर सबशेल क्या हो गई? हमारा टावर, टावर नंबर 1, टावर नंबर 1। अभी आगे की चीज और देख रहे हैं, अभी आगे की चीज और देख रहे हैं। अगर 2 की बात करेगा कोई तो इसको बोलेंगे डी सबशेल। क्या बोलेंगे? डी सबशेल। अगर 3 की कोई बात करेगा तो इसको बोलेंगे एफ सबशेल, एफ सबशेल। अच्छा, ठीक है। इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर है वो क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ये छोटा ml है। ml की वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है? -l से 0 इंक्लूड करके +l तक, +l तक। अगर मैं कहूंगा l आपका 0 है तो ml की वैल्यू आपकी 0 होगी। अगर l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू -1 0 और +1 होगी। l की वैल्यू अगर 2 है तो ये -2 -1 0 +1 और +2 होगी। अगर l की वैल्यू 3 है तो ये -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 होगी। सर ये क्या दिखा रहा है? मैं आपको बताऊं, जितने ml की वैल्यूज हैं, यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 1 वैल्यू है, यहाँ पे 3 वैल्यू है, यहाँ पे 5 वैल्यू है, यहाँ पे 7 वैल्यू है। जितने ml हैं इनको बोला जाता है, आगे चल के बता दूं, किसी में बता दूं, इसी में बता देता हूं, इनको ऑर्बिटल बोला जाता है। हेलो, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है? ऑर्बिटल की। शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। अच्छा, अगर एस सबशेल है, हेलो, अगर एस सबशेल है, यहाँ पे ये पी सबशेल है, ये डी सबशेल है, ये एफ सबशेल है, तो एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। याद रखना, इसको याद रखना। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आखिरी क्वांटम नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिरी क्वांटम नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं। चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। अभी इसमें बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज भी होते हैं, वो सब आपको मैं बताऊंगा, चिंता ना करना, चिंता ना करना, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि आपका एस के अंदर एक ऑर्बिटल है, मतलब एक डिब्बा है, एक पॉकेट मान लो। क्या है? एक पॉकेट ऑर्बिटल। पी के अंदर 3 पॉकेट हैं, ऐसी ऐसी 3 पॉकेट हैं। डी के अंदर ऐसी 5 पॉकेट हैं, 1 2 3 4 5। एफ के अंदर ऐसी 7 पॉकेट है, 1 2 3 4 5 6 7, 5 7 3 और 1। ये सब पॉकेट कह दो या फिर इनको क्या कह दो? ऑर्बिटल है। क्या कह दो? ऑर्बिटल है। स्पिन क्वांटम नंबर ये कहता है, स्पिन क्वांटम नंबर ये कहता है, ऑर्बिटल है। स्पिन क्वांटम नंबर ये कहता है कि पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल इन्होंने दिया, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ऐसा या फिर ऐसा। ये क्या मतलब है? इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, या तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। क्लॉकवाइज जैसे ये मैं ऐसे बना दूं तो ये क्या है? क्लॉकवाइज। क्या है? क्लॉकवाइज। ये डंडा और ये जो एरो आपको आधा एरो दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की रोटेशन, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की रोटेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा लगातार रोटेट करता रहता है, इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट करता रहता है। और मैं इलेक्ट्रॉन को चाहूं तो ऐसे भी बना दूं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज। एक डंडा सीधा और फिर ये जो एरो दिखा रहा है आधा एरो, ये आधा
इसकी रोटेशन दिखा रहा है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का रोटेशन। तो इन्होंने कहा कि एक पॉकेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हेलो, एक पॉकेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों की ही जो स्पिन होगी, दोनों की ही जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी। अगर एक पॉकेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 3 पॉकेट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 5 पॉकेट के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 7 पॉकेट के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये क्वांटम नंबर थे। पहला आपको बताता है नंबर ऑफ शेल के बारे में, एक तरीके से सोसाइटी के बारे में। दूसरा आपको बताता है सबसेल के बारे में, मतलब बिल्डिंग के बारे में। तीसरा आपको बताता है ऑर्बिटल के बारे में, मतलब आपके फ्लैट के बारे में, आपके फ्लैट के बारे में। और चौथा आपको बताता है कि ओरिएंटेशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज लेटा हुआ है घर के अंदर कि एंटी क्लॉकवाइज लेटा हुआ है घर के अंदर, ये आपको बताता है चौथा क्वांटम नंबर। तो ये है हमारी कहानी इन 4 क्वांटम नंबर की। आप कहें तो इन सबको मैं एक जगह इकट्ठा करूं, एक जगह इकट्ठा कर दूं, नोट कर लो बेटा, फिर इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दूं, फिर आपको लिखवाऊं, एक जगह इकट्ठा करके लिखवाता हूं आपको। हाँ, एन आपका 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 2 3 4। एल आपका क्या होगा, 0 और 1 हो सकता है, 0 ही हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है, 0 1 और 2 हो सकता है, 0 1 2 और 3 हो सकता है एल। एम एल आपका क्या क्या हो सकता है, ये आपका 0 है तो फिर 0 ही रह जाएगा ये भी। ये आपका -1 0 और +1 हो सकता है, अगर मैक्सिमम 1 की बात की जा रही, मैक्सिमम 1 की बात, मैक्सिमम अगर 2 की बात की जा रही तो -2 -1 0 +1 +2, यहाँ पे -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 की बात की जा रही। अगर ms की बात की जाएगी, हेलो, ms की बात की जाएगी तो या तो वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, या तो वो, हेलो, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। अगर क्लॉकवाइज है तो ms की वैल्यू होती है हाफ, सॉरी हाफ, प्लस भी लिख सकते हो और -हाफ भी, +हाफ क्लॉकवाइज के लिए लिख दो, -हाफ के लिए हाफ, -हाफ लिख दो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लॉकवाइज के लिए हमेशा +हाफ रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमेशा -हाफ रहेगा, आप किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते हो। ये वैल्यूज हैं आपके चौथे क्वांटम नंबर की, है ना। तो कुछ भी हो तो वैल्यू कैसी होगी, +हाफ और -हाफ, +हाफ और -हाफ, +हाफ और -हाफ, ये वैल्यू इन दोनों में से कोई भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की हो सकती है। अच्छा, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, हेलो, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम no 2 electron can have all 4 क्वांटम नंबर सेम, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूंगा तो इसको एक और तरीके से दिखाते हैं। एक और तरीका ये है कि अगर मैं अपने एटम की बात करूं, बीच में न्यूक्लियस है, पहली शेल 1 शेल के अंदर कौन सा सबशेल है, एस सबशेल है, और एस सबशेल के पास कितना डिब्बा होता है, कितनी पॉकेट होती है, एक पॉकेट होती है। इसको मैं बोलूंगा 1s, क्या बोलूंगा, 1s। अगला जो हमारी रिंग होगी, जो शेल होगी, उसके अंदर क्या हो सकता है, 0 और 1, मतलब S भी है और P भी है, मतलब एक S भी है और एक P भी है, इसको बोलूंगा 2S और 2P। देखो 1 आपको S दिखा रहा है, 0 आपको S दिखा रहा है, 1 आपको P दिखा रहा है। अच्छा, P का एक डिब्बा नहीं होगा, P के ऐसे 3 डिब्बे होंगे, ऐसे 3 डिब्बे होंगे। अगर मैं 3D की बात करूं, हेलो, अगर मैं 3D की बात करूं, 3D की बात करूं
तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 में 3s होगा एक डिब्बे के साथ, 3p होगा 3 डिब्बे के साथ, 3 डिब्बे के साथ, और 3d भी होगा 5 डिब्बे के साथ, 1 2 3 4 5, 5 डिब्बे के साथ। अच्छा, एक और शेल बनाने की जगह तो नहीं है, लेकिन बनाए दे रहे हैं, एक और शेल बनाए दे रहे हैं, एक और शेल बनाए दे रहे हैं, वो होगी 4d। वो क्या होगी? 4d के लिए 4s होगा एक डिब्बे के साथ, 4p होगा 3 डिब्बे के साथ, 4d होगा 1 2 3 4 5 डिब्बे के साथ, 4f होगा 7 डिब्बे के साथ। कितने डिब्बे के साथ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिब्बे के साथ। मतलब अगर कोई कहेगा कि पहली बार s कहां से आया, तो 1s आया। पहली बार p कब आया, तो 2p में आया। पहली बार d कब आया, तो 3d आया। पहली बार f कब आया, पहली बार f तो 4f आया, है ना। ये देख लीजिए, पहली में केवल s, फिर दूसरी में s और p, तीसरी में s p और d, चौथी में s p d और f। सब कुछ आ गया। क्या आ गया? सब कुछ आ गया। तो अब मैं अगर ये भी चीज आपको याद रखनी है कि दो इलेक्ट्रॉन का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि मैग्नीशियम के 11वें इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम के 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर बना के दिखाइए, मतलब 11वें के लिए बीच में न्यूक्लियस, फिर 1s, 1s के बाद 2s, 2p और फिर 3s। कैसे लिख रहे हो सर? ये देखो, दो दो कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन डालूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन 1s में डाल दूंगा। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन डालूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन 2s में डाल दूंगा। 2p में कितने डालूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन 2p में डाल दूंगा। 3s में कितना डालूंगा? 1 इलेक्ट्रॉन। 10 हो गए पूरे। अगर मैं कहूं 12वें का बना के दिखाओ भैया, तो बीच में न्यूक्लियस, 1s, 2s, 2p और आखिरी वाला 3s। इस बार 1s2, 2p2, 2p6, 3s2 और ये 3s2 हो गया। अब इसके लिए अगर मैं 4 क्वांटम नंबर लिखूं 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर मैं 4 क्वांटम नंबर लिखूं तो L क्या है? N क्या है? 3 है। L क्या है? 0 है। ML क्या है? अगर ये 0 है तो ये भी 0 है। MS क्या है? प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा? प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा? अगर मैं 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं तो ये भी 3 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, लेकिन प्लस हाफ नहीं, इस बार क्या होगा? माइनस हाफ। और आपको करना ही पड़ेगा। आप तो या तो पहले वाले को माइनस हाफ लोगे, दूसरे वाले को प्लस हाफ, या फिर दूसरे वाले को माइनस हाफ लिया है, पहले वाले को प्लस हाफ। तो ये 4 क्वांटम नंबर थे, और इन 4 क्वांटम नंबर से आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता पा रहे हो कि एटम के आसपास अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा, और उसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी या फिर सब्सट्रैक्ट होंगी। हाँ, तो इसके बाद जो हमको चीजें पढ़नी होंगी वो पढ़नी होंगी SP। जैसे हम लोग का घर का फ्लैट होता है, तो फ्लैट का कोई ना कोई शेप होता है, तो वैसे ही SPDF जो सबशेल है और जो उनके ऑर्बिटल्स जो फ्लैट हैं उनके भी कुछ शेप होते हैं, उनकी भी कुछ ओरिएंटेशन होती है। जैसे S का होता है स्फेरिकल, P का होता है डंबल, T का होता है डबल डंबल, F का अभी तक किसी को पता नहीं, कॉम्प्लेक्स, है ना। तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में, ओरिएंटेशन और इनके क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, अबे क्या कहते हैं इनकी आपस में, अगर इनको मैं ओवरलैप करवाऊँ तो क्या, अच्छा ओवरलैपिंग तो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। केवल इनकी शेप और ओरिएंटेशन बता दूंगा, शेप और ओरिएंटेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मैं समझा चुका हूँ, अगली एक और क्लास आएगी, ये तो मैं समझा दूंगा शेप और ओरिएंटेशन वाला। फिर एक क्लास और आएगी, 2 क्लास और लगेंगी, बस 2 क्लास और लगेंगी। एक होगा आपका नोडल प्लेन और नोडल प्लेन से जुड़े हुए ग्राफ, नोडल प्लेन और नोडल प्लेन से जुड़े हुए ग्राफ, और आखिरी जो क्लास होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि ये सब तो लिखना सीख लिए,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखो मैंने यही लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है ना, कि इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे भरते हैं, लेकिन इनके भरने के भी रूल्स होते हैं। हेलो, इनके भरने के भी रूल्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। तो 2 क्लास और लगेंगी, 9वीं क्लास चल रही है, आसानी से 10वीं और 11वीं क्लास आपकी लग जाएगी, है ना। और इसमें हम इसको पूरा कर देंगे। क्लासेस का ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, पहले मैं करता था 50-50 मिनट का करता था, लेकिन 50 मिनट तक आप लोग को रिटेंशन ही नहीं होता है, रुकते ही नहीं हो आप लोग, सब लोग भाग जाते हो और आखिरी का कोई वीडियो नहीं देख रहा होता है ना। तो हमने थोड़ा छोटा कर दिया है एक तरीके का। आप अगर इन आधे आधे घंटों को इकट्ठा कर लोगे, पूरा वन शॉट बन जाएगा। और मैं पूरे पूरे चैप्टर पढ़ाने के बाद एक वन शॉट भी लाऊंगा, जो इकट्ठा इन लोगों का पूरा कंपाइलेशन होगा, इकट्ठा इन लोग का पूरा कंपाइलेशन होगा। उसकी चिंता आप ना करिए, हम जल्दी ही इसको अपलोड करेंगे और चैप्टर्स का धीरे धीरे बन रहा है, कंपाइलेशन अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर, बड़ी दम लगा के ये लेक्चर बनाया है, बीच में 2 दिन लेक्चर नहीं आ पाया था, उसके लिए माफ़ी। आप आते रहिए, मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित, रहेगा, था और हमेशा से रहेगा। क्या ही बोल रहा हूँ, कोई कहानी सुनाऊँ? कहानी तो ज़िंदगी कहानी याद ही नहीं आती है यार। हाय, कैसे हो? आ, अबे यार, वीडियो शॉर्ट्स वाली वीडियो आजकल मैं ट्राई कर रहा हूँ अलग अलग चीज़ें करने की। मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट्स में गाने और सैड सॉन्ग और मोटिवेशन सॉन्ग को रिप्लेस कर दूँ मैं पढ़ाने वाली चीज़ों से। जब भी मैं पढ़ाने वाली चीज़ें डालता हूँ तो वो चलती नहीं है, उनको कोई देखता नहीं है। और थोड़ा सा उसमें रोने वाला, थोड़ा सा उसमें गाना बजाना कुछ लगा दो तड़क भड़क, तो 1000 1500 2000 लोग तक पहुँच जाता है ना। तो अगर पढ़ने वाला डाल दो तो 200-300 लोग ही देखते हैं उसको केवल। तो हमको व्यूज़ भी चाहिए भाई यार, कभी भी पढ़ने वाला डाला करो तो उसको देख लिया करो यार। केवल केवल शॉर्ट्स में नाच गाना ही तुम लोग को पसंद आता। मैं अगर चाहूँ भी कि ऐसा शॉर्ट बनाऊँ कि इसमें तुम लोग को कोई क्वेश्चन करवा दूँ, कुछ करवा दूँ, तो उसको 100 लोग भी नहीं देखते हैं। और अगर कोई नाच गाने वाले लगा के दिखा दूँ तो उसको 1500-2000 लोगों तक पहुँच जाता है। ये कैसे होता है? अब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो पहले तो उन्हीं को देखने को मिलता है, पहले तो उन्हीं के पास जाता है। और आप में से जितने सब्सक्राइबर हैं 90% तो पढ़ने वाले बच्चे ही हैं, 10% लोग इधर से उधर से हैं। तो आप लोग ही नहीं देखते हो, आप लोग ही नहीं देखते हो यार, ढंग से पढ़ने वाली चीज़ें नहीं देखते हो, तो और कौन देखेगा भैया? बड़ा खतरनाक खेल है यार, तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। सामने मतलब कि चोरी है, सामने कोई बैठा होगा तो पढ़ लोगे, और शॉर्ट तो खुद का मन है ना, तो उसको स्किप किए दे रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो। तो काम की चीज़ है उसको भी नहीं पढ़ोगे, गजब भाई। तभी तो इतनी भीड़ ही ज़्यादा है, भीड़ ही भीड़ है, कोई पढ़ने वाला है ही नहीं। मतलब पढ़ने वाली चीज़ सामने आई उसको तुम स्किप कर रहे हो, तो भाई मज़े हैं यार तुम्हारे, मज़े हैं। तो छोड़ो, हमको क्या है, हम तो अपना काम करेंगे। बस काम करने में कैसे मज़ा आएगी, आप लोग तो साथ ही नहीं देते हो। आपसे पढ़ने वाला डालूं तो देखना बेटा, वैसे यहाँ तक कोई अगर देख रहा होगा उसको उसको तो वो तो बेचारा देखेगा ही, जो यहाँ तक की वीडियो देख रहा है वो तो देखेगा ही। महानुभाव तो जो पहले स्किप करना था तो इस वीडियो को भी बिना देखे स्किप कर दिए होंगे। चलो, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। चुन्नू मुन्नू, जो तुम यहाँ तक आए हो, तुम जीतने आए हो, तुम जीतोगे बेटा, तुम जीतोगे, तुम हार नहीं सकते। तुम इस वीडियो के आखिरी टाइम तक अगर यहाँ बैठे हो तो तुम जीतोगे। भाई मैं कुछ नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन तुमने जो किया है, जो तुम यहाँ पे बैठे हो जो कर रहे हो, वो हर कोई नहीं कर सकता भैया। हर कोई वेब सीरीज़ में बिजी है, हर कोई फिल्मों में बिजी है, हर कोई चैटिंग में बिजी है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, गालियाँ सुन रहा है, मम्मी से पापा से सबसे अपनी दिल की भड़ास निकाल रहा है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, हमको क्यों इस दुनिया में ले आए, ये है वो है। लेकिन तुम जो सारी चीज़ों को किनारे करके यहाँ बैठे हुए हो ना बेटा, तुम जो ये पढ़ रहे हो, ये सैल्यूट है दोनों हाथों से, है ना। तो मैंने भी कभी गलतियाँ की थी, तो उनसे आपको सीखने को कहता हूँ। ना सीखो तो दुनिया ऐसे पड़ी हुई है, दुनिया ऐसे ही पड़ी हुई है। लोग आते हैं, जीते हैं, मरते हैं, खुद के ही लोग खुद को नहीं पहचान पाते हैं। खुद के ही, मेरे पूर्वज कौन थे मुझको नहीं पता, मैं मेरी 5वीं पीढ़ी आज से पहले क्या थी मुझको नहीं पता। अरे भाई, मैं महात्मा गांधी का पोता थोड़ी ना हूँ। है ना। तो नमस्कार, चलते हैं। आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो जो यहाँ तक रुके हो। कुछ लिंक्स आ रहे हैं पुराने वीडियोस के, देखिएगा।
थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच।